जब से पैंडेमिक की शुरुआत हुई है यूएस के अंदर ही मनी सप्लाई जो है वो 6.3 ट्रिलियन डॉलर्स तक बढ़ चुका है। ये हर महीने 233 बिलियन डॉलर्स का इंक्रीज़ है और हर रोज़ 7.7 बिलियन डॉलर्स का इंक्रीज़ है और हर घंटे 324 मिलियन डॉलर्स का इंक्रीज़ है। क्लियरली ये मनी प्रिंटिंग और क्वांटिटेटिव ईजिंग जो है वो हाथ से कई ज़्यादा बाहर निकल चुकी है पिछले 2 सालों में, और अब हम इसके डिज़ास्टर्स कॉन्सिक्वेंसेस को देख रहे हैं इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के। पिछले महीने हमने इन्फ्लेशन रीडिंग देखी थी 8.6% की, जो कि पिछले 40 सालों में सबसे हाईएस्ट रीडिंग है। और इसी बीच यूएस में तेल की प्राइसेस $4.5 तक पहुंच चुकी है और हाउसिंग की तो बात ही छोड़ दो। और चीज़ों को और ख़राब करने के लिए ऐसा लगता है कि कुछ महीने या कुछ साल लग जाएंगे इन्फ्लेशन को कूल डाउन होने में। मगर अगर कल को इन्फ्लेशन ज़ीरो भी हो जाती है ना, तो ऐसा नहीं है कि जो चीज़ें महंगी हुई है वो सस्ती हो जाएंगी एकदम से। अगर प्राइसेस को एक्चुअली कम होना है ना, तो हमें डिफ्लेशन या फिर किसी रेडिकल चेंज की ज़रूरत है सप्लाई और डिमांड के अंदर। तो चांसेस ये हैं कि प्राइसेस जो है वो बढ़ते रहेंगे। मगर आखिर फेड जो है इस चीज़ को अलाउ क्यों कर रहा है? एक चीज़ का ध्यान रखना, इस वीडियो में जब भी मैं फेड कहूँगा उसका मतलब है फेडरल रिजर्व, जो कि यूएस का सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम है। एनीवेज, कुछ लोग अज्यूम करते हैं कि फेड में बहुत सारे इडियट्स भरे हैं जिन्हें ये नहीं पता कि वो आखिर कर क्या रहे हैं। मगर मुझे नहीं लगता ये सच है, क्योंकि फेड में सबसे अच्छे इकोनॉमिस्ट है पूरी दुनिया के। और तो ऐसा हो सकता है कि फेड जो है उसको कंसिडर कर रहे हैं। तो इसी वजह से हो सकता है कि उन्होंने डिसाइड किया कि इस चीज़ में ज़्यादा रिस्क नहीं है। मगर हमारे पास आखिर फेड है किस काम के लिए, और आखिर वो पैसों को प्रिंट क्यों करता है? और ऐसा लगता है कि चीज़ें फेड के आने से पहले बहुत अच्छी थी। इनफैक्ट बिटवीन 1976 टू 1902 वहाँ पे कोई भी इन्फ्लेशन नहीं थी। मगर जब से फेड की शुरुआत हुई है 1913 में, यूएस डॉलर जो है उसकी वैल्यू कम होती जा रही है। इनफैक्ट यूएस डॉलर ने 98% अपनी परचेजिंग पावर को खो दिया है जब से फेड की शुरुआत हुई है। और ये तो 2010 का डेटा है। ये नंबर 99% से भी ज़्यादा बढ़ चुका होगा आज। तो क्लियरली यहाँ पे कोई भी कोइंसिडेंस नहीं है। तो आखिर हम फेड को बंद क्यों नहीं कर देते और पैसों को प्रिंट करना रोक क्यों नहीं देते? सच में समझने के लिए कि आखिर फेड है ही किस लिए, हमें हिस्ट्री को देखना होगा और ये देखना होगा फेड के आने से पहले चीज़ें कैसी थी। फेड एक्चुअली पहली बार नहीं था जब यूएस ने एक्सपेरिमेंट किया था नेशनल बैंक के साथ। इनफैक्ट यूएस ने नेशनल बैंकिंग के साथ लेट 1700 से काफ़ी बार छेड़छाड़ करी है। और उस समय जो नेशनल गवर्नमेंट थी वो एक्सट्रीमली वीक थी पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली। जो ज़्यादातर पावर है वो स्टेट गवर्नमेंट को दी गई थी, जिसकी वजह से वो लोकल नीड्स को पूरा कर सके। हालांकि ये सुनने में तो काफ़ी अच्छा लगता है पहली झलक में। इसकी वजह से हालांकि नेशनल गवर्नमेंट यूजलेस बन गई। वो लोग नेशनल गोल्स पूरे नहीं कर पा रहे थे, जैसे कि कर्जे को चुकाना, वो भी लड़ाई का, साथ साथ करेंसी को स्टेबलाइज करना और इकोनॉमी को रिबूट करना। इसी वजह से फाउंडिंग फादर्स ने इवेंचुअली डिसाइड किया कि आर्टिकल्स ऑफ कॉन्फेडरेशन को रिप्लेस कर देंगे, जो कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट था जिसने यूएस को चलाया था, एक नए इम्प्रूव्ड यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से। इसकी वजह से नेशनल गवर्नमेंट को सब्सटेंशली ज़्यादा पावर मिल गई। और जो ट्रेजरी सेक्रेटरी अलेक्जेंडर हैमिल्टन थे, वो इस पावर को लेवरेज करना चाहते थे एक नेशनल बैंक बनाने में। उन्हें लगता था नेशनल बैंक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लेके आएगा यूएस के अंदर। और हालांकि उन्हें थोड़ा बहुत अपोजिशन तो मिला, मगर उनकी विश पूरी हो गई 1971 की फरवरी में, जब प्रेसिडेंट वाशिंगटन ने इस बिल को साइन करके लॉ में ला दिया। और उसके कुछ ही महीनों बाद दिसंबर 1979 में जो पहला बैंक था यूएस में, वो बिजनेस के लिए ओपन हुआ। शुरुआत में तो वो बैंक नेशनल मैटर्स में डील करता था। फॉर एग्जांपल टैक्स का रेवेन्यू कलेक्ट करता था वो, साथ साथ पूरे यूएस में फंड्स को डिस्ट्रीब्यूट करता था और कई सारे प्रोग्राम्स और लोन के लिए पैसे देता था। एक चीज़ थोड़ी सी अलग थी हाउएवर, वो ये थी कि यूएस के गवर्नमेंट बॉन्ड्स को भी खरीदता था वो। और जो फाउंडिंग फादर्स हैं उन्हें ये डर था कि इसकी वजह से इन्फ्लेशन का रिस्क तो आएगा ही, साथ ही साथ पब्लिक भी है उसको ट्रस्ट कम करेगी नेशनल बैंक होने के नाते। इसका मतलब ये है कि नेशनल बैंक ने कोई भी मॉनेटरी पॉलिसी को नहीं बनाया था। इसका मतलब ये है कि बेल आउट सर्विस नहीं थी वो डाइंग इंस्टीट्यूशंस के लिए। वो सिर्फ एक रेगुलर पुराने बैंक थे जो कि नेशनल गवर्नमेंट यूज़ करती थी और आम जनता भी यूज़ करती थी। इसके बजाय जो एग्जिस्टेंट थी नेशनल बैंक की, वो अभी भी हॉट मैटर थी 2 दशकों से। ज़्यादातर लोगों ने जिन्होंने शुरुआत में विरोध किया था बैंक का, उन्होंने वापस से विरोध किया 1811 में, जब बैंक का वापस से चुनाव होने वाला था। और क्योंकि फेडरलिस्ट पार्टी पहले से ही व्हाइट हाउस को हार चुकी थी, बैंक जो है उसे बंद कर दिया गया 1811 में। और एक साल बाद इसके 1812 की वॉर की शुरुआत हुई, जिसकी वजह से इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आ गई फिर से। इसकी वजह से बैंक के सपोर्टर्स को एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी मिल गई कि पब्लिक सपोर्ट को जीत सके और एक और नेशनल बैंक बना सके, जिसका नाम था सेकंड नेशनल बैंक ऑफ द यूएस। और अगले दशक में इस बैंक ने काफ़ी बड़ा रोल प्ले किया यूनाइटेड स्टेट्स के वेस्टवर्ड एक्सपेंशन में, क्योंकि उन्होंने लोन्स दिए फार्मर्स और बिजनेसेस को जो कि वेस्ट में सेटल होना चाहते थे।
हालांकि काफ़ी बड़ा रोल प्ले किया था उन्होंने वेस्टवार्ड एक्सपेंशन में। वो अभी भी मॉनेटरी पॉलिसी सेट नहीं कर सकते थे और इंस्टीट्यूशंस को बेल आउट नहीं कर सकते थे डायरेक्टली। हावेवर उस बैंक को ज़्यादा समय नहीं लगा कि लैंडिंग पॉलिसीज़ के साथ खेलने लगा वो, और नेशनल इंटरेस्ट रेट्स को चेंज करने लगा मनी सप्लाई के साथ ही। मगर ये फ्रीडम ज़्यादा लंबे समय तक चली नहीं, क्योंकि एंड्रू जैक्सन वापस से पावर में आने वाले थे। एंड्रू जैक्सन बैंक्स के काफ़ी बड़े विरोधी थे और वो उन पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते थे, क्योंकि प्रेसिडेंट बनने से 20 साल पहले उन्होंने अपनी ज़मीन बायर्स को बेची थी और उन्होंने उसके बदले में पेपर के नोट लिए थे एक बैंक से। मगर जैसे ही वो पेपर नोट्स को बैंक को देने गए, इशूअर्स जो थे वो बैंकरप्ट हो गए थे, जिसका मतलब ये था कि पेपर नोट्स जो है उनकी कोई भी वैल्यू नहीं बची थी उस समय। दूसरे शब्दों में उन्होंने एसेंशियली अपनी ज़मीन को फ्री में दे दिया था, और ऑब्वियस रीजंस की वजह से जैक्सन जो है वो बैंक के बहुत बड़े फ़ैन नहीं थे इस एक्सपीरियंस के बाद, और उन्हें लगता था कि सिर्फ चांदी और सोना जो है वो ट्रांजैक्शंस के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। मगर ये एक ऐसा रीज़न नहीं था जो जैक को नेशनल बैंक का विरोधी बनाता है। उन्हें लगता था कि नेशनल बैंक कुछ लोगों को काफ़ी ज़्यादा पावर दे देता था। उन्हें ऐसा भी लगता था कि नेशनल बैंक जो है वो फेडरल गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर दे देता था स्टेट गवर्नमेंट्स के मुकाबले, और इसी चीज़ के साथ ही उन्हें लगता था कि नेशनल बैंक में इतना ज़्यादा कोई निगरानी नहीं रखता सरकार से। तो उनके पर्सपेक्टिव से सोल्यूशन तो क्लियर था, नेशनल बैंक को जाना था। और उन्होंने जब 1832 का इलेक्शन जीता, उन्हें लगा कि पब्लिक भी यही चाहती है उनसे, इसकी वजह से उन्हें इलेक्ट किया गया है। तो जैक्सन ने वेटो डाला ताकि नेशनल बैंक को हटाया जा सके, और हालांकि कांग्रेस ने कोशिश तो करी उनके वेटो को ख़त्म करने की, मगर वो सक्सेस नहीं कर पाए। जैक्सन ने पूरे नेशनल कर्जे को फेडरल की ज़मीन बेच के और साथ साथ स्पेंडिंग को कम करके वापस चुका दिया, और उन्होंने बचे हुए रिजर्व्स को स्टेट बैंक्स में डिवाइड कर दिया। और इसी चीज़ के साथ ही यूएस ऐसे पीरियड में आ चुका था जहाँ पे कोई भी नेशनल बैंक नहीं था। ये एक्चुअली काफ़ी समय तक तो काफ़ी अच्छा चला, और ऐसा लग भी रहा था कि कोई भी नेशनल बैंक की ज़रूरत नहीं है। मगर इवेंचुअली सिविल वॉर की शुरुआत हो गई, और ना कि इसकी वजह से इकोनॉमी तबाह हो गई, मगर बहुत ज़्यादा कर्जा भी आ गया। और इस बार जो है कोई भी नेशनल बैंक नहीं था स्टेबिलिटी बनाने के लिए और कर्जे को अंडर कंट्रोल रखने के लिए। इसकी वजह से बैंकिंग पैनिक्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए। अगर आपको बैंकिंग पैनिक के बारे में नहीं पता, तो ये तब होता है जब बेसिकली बहुत सारे लोगों को एकदम से डर आ जाता है कि उनका बैंक डूब जाएगा, तो वो जाके अपना सारा पैसा निकाल लेते हैं जब तक वो निकाल सकते हैं। और जब कई सारे लोग इस चीज़ को करते हैं ना, तो एक्चुअली बैंक जो है वो ख़त्म होने वाला होता है इस समय। और यूएस जो है उसमें ऐसे पैनिक हर दशक में आते रहते हैं। एक 1873 में आया था, फिर ना 1893 में आया था, और एक 1907 में आया था, और दो क्लॉज भी हुई थी 1884 में और 1890 में। और इस टाइम पीरियड के दौरान लोग इसी डर में रहे हमेशा कि उनका बैंक कभी भी ख़त्म हो सकता है। और ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गई थी कि लोग जो है सोना अपने गद्दे के नीचे रख के सोते थे। यूएस जो है इस अनसर्टेनिटी से काफ़ी दशकों तक परेशान रहा, मगर 1907 में बैंकिंग पैनिक जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था। जो लोग थे वो परेशान हो चुके थे कॉन्स्टेंट इस डर में रह के कि फाइनेंशियल कोलैप्स आ जाएगा, और गवर्नमेंट भी परेशान हो चुकी थी कॉन्स्टेंटली इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी से डील करते हुए। तो गवर्नमेंट ने साथ मिलकर डिटेल्स निकाली नए नेशनल बैंक की, और इवेंचुअली 1913 में एक फेडरल रिजर्व एक्ट को पास किया, जिसकी वजह से फेड की शुरुआत हुई, जिसे आज हम लोग पसंद भी करते हैं और नापसंद भी करते हैं। तो जैसा कि हम लोग हिस्ट्री से देख सकते हैं, यहाँ पे किसी तरह का सेंट्रल फाइनेंशियल बॉडी होनी चाहिए जो कि नेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को इंश्योर करे। इसका मतलब ये नहीं कि डिसेंट्रलाइज सिस्टम जो है वो इम्पॉसिबल हो जाता है, मगर एक सेंट्रलाइज सिस्टम जो है वो काफ़ी आसान होता है एस्टेब्लिश करने में और बरकरार रखने में। तो ठीक है, फेड की एक्सिस्टेंस सेंस तो बनाती है, मगर आखिर वो इन्फ्लेशन की बिल्कुल भी परवाह क्यों नहीं करते? मेरा मतलब ये है कि ये तीसरी बार हुआ है जब हमने हाई इन्फ्लेशन देखी है पिछले 100 सालों में। जो चीज़ यहाँ पे दिमाग में रखने वाली ये है ना कि फेड किसी भी तरह से इन्फ्लेशन ख़त्म नहीं करना चाहती। इनफैक्ट वो तो इन्फ्लेशन चाहते हैं, ना कि 8 या 10% इन्फ्लेशन, मगर सिर्फ 2 या 3% इन्फ्लेशन। तो जब भी टारगेट रेट से नीचे चला जाता है, जैसे कि हमने कोविड के रिसेशन में देखा था, फेड जो है वो रेट्स को कम कर देती है और पैसे को प्रिंट करती है। और जब हम टारगेट रेट से ऊपर होते हैं, जैसा कि अब अभी चल रहे हैं, तो फेड जो है वो रेट्स को बढ़ा देता है और साथ ही साथ मॉनेटरी टाइटनिंग को शुरू कर देता है। मगर आखिर इस मुश्किल बैलेंसिंग एक्ट को क्यों चलाना और इन्फ्लेशन को क्यों क्रिएट करना? यहाँ पे कुछ सारे रीजंस है। शुरुआत करते हैं ताकि लोगों को इनकरेज किया जा सके स्पेंडिंग और इन्वेस्टिंग करने में। हर साल अगर आप लोग कैश अपना सेविंग्स अकाउंट पर रखते हो ना, तो बेसिकली 2 से 3% आपको लॉस होता है। इसकी वजह से लोग जो है वो कैश को बैंक अकाउंट में नहीं रखते। इसके बजाय वो लोग पैसे को या तो स्पेंड करते हैं या फिर उसे इन्वेस्ट कर देते हैं। गवर्नमेंट को कोई मतलब नहीं है आप क्या करते हो दोनों में से, क्योंकि दोनों ही इकोनॉमी और जीडीपी की मदद करती है। यहाँ पे एक्चुअली एक फुल ऑन इकोनॉमिक थ्योरी है जो कि इस फिनोमेना को सराउंड करती है, जिसका नाम है पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट। और ये थ्योरी कहती है कि राइजिंग पर्सनल सेविंग्स जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ को कम कर देता है।
यहाँ पे एक बात है, कंपनीज और इंडस्ट्रीज जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट और प्रोडक्टिव होती रहती है समय के साथ, जिसका मतलब ये है कि चीज़ों की कॉस्ट जो है नेचुरली कम होती रहती है ओवर द लॉन्ग टर्म। अब आप एक बार सोचो कितना ज़्यादा कंप्यूटर और टीवी की प्राइसेस कम हो चुकी है पिछले 30 सालों में। मैं शर्त लगा सकता हूँ ज़्यादातर लोग अभी 8K टीवी हम में से नहीं खरीद रहे, क्योंकि हमें पता है कि वो आने वाले 5 से 10 सालों में और भी कम हो जाएगा प्राइसिंग में, और वो भी इन्फ्लेशन के साथ। और अगर वहाँ पे कोई भी इन्फ्लेशन नहीं हुई ना, तो वो और भी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा कि उसके लिए इंतज़ार किया जा सके। और क्योंकि ज़्यादातर लोग ऐसी परचेज के लिए पैसा बचा के रखेंगे, उनकी सेविंग्स बढ़ जाएगी और पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट के हिसाब से इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो जाएगी। तो जो की रीज़न है कि फेड सपोर्ट करता है इन्फ्लेशन को, वो ये है कि जीडीपी को बढ़ाया जा सके। एक और की रीज़न है ताकि कर्जे के लोड को कम किया जा सके। इसमें तो कोई भी सीक्रेट नहीं है कि फेडरल गवर्नमेंट के पास काफ़ी ज़्यादा कर्जा है और इन्फ्लेशन जो है वो इस कर्जे को हैंडल करने में मदद करता है। यहाँ पे एक चीज़ है, ओवर टाइम जो कर्जे की पेमेंट है वो तो कांस्टेंट रहती है। हाउएवर इन्फ्लेशन के साथ ये काफ़ी आसान हो जाता है पैसा कमाना, जिसका मतलब ये है कि काफ़ी आसान हो जाएगा आपकी मंथली पेमेंट को चुकाना। अब ऑफ कोर्स सरकार अभी भी काफ़ी ज़्यादा कर्जा ले रही है, मगर ये बिल्कुल ही अलग कहानी हो जाती है। मगर कम और परसिस्टेंट इन्फ्लेशन बरकरार रखने से वो कर्जे का बर्डन जो पेमेंट की है वो कम कर सकती है, ना कि खुद के लिए मगर यूएस में रहने वाले हर किसी के लिए जिसके पास कर्जा है। अगर आप लोग इस गेम को नहीं खेलना चाहते जैसा वो लोग चाहते हैं, इन्वेस्ट करने से और अच्छा कर्जा लेने से इन्फ्लेशन जो है वो आपको परेशानी करता रहेगा। तो दिन के आखिर में पैसा प्रिंट करना और इन्फ्लेशन जो है वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है एक आम इंसान के लिए। इसी वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है आम चीज़ों को करना, और साथ ही साथ घर खरीदने ऐसी चीज़ों को नामुमकिन सा बना देता है। मगर इसके बावजूद भी फेड जो है वो पैसे को प्रिंट करना तो नहीं बंद करने वाला। हाँ, वो लोग थोड़ा सा रुक जाते हैं जब तक कि इन्फ्लेशन कूल डाउन नहीं कर जाती, मगर अभी या बाद में वो लोग वापस से पैसों को प्रिंट करने लग जाएंगे, क्योंकि ये नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है, जीडीपी को बूस्ट करता है, साथ ही साथ कर्जे के बर्डन को आसान कर देता है हैंडल करने के लिए। और इसी की वजह से गवर्नमेंट जो है वो अपने मैसिव डेफिसिट को आराम से मेकअप कर पाती है। और एक आम इंसान होने के नाते या तो हम कंप्लेन कर सकते हैं जितना हम इसके बारे में चाहें, या फिर हम उनके साथ ही उनका गेम खेल सकते हैं जिस तरह से वो चाहते हैं, और स्टॉक्स में, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करके लो इंटरेस्ट रेट को लेवरेज कर सकते हैं और हमें खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं इन्फ्लेशन से। या फिर हम कुछ भी ना कर सकते हैं और मिडिल क्लास बन के रह सकते हैं, जो कि कॉन्स्टेंटली गरीब से गरीब होता जा रहा है। मेरे लिए चॉइस तो क्लियर है, मगर ये चीज़ सिर्फ मैं सोचता हूँ। क्या आप लोग जीरो इन्फ्लेशन प्रेफर करोगे? कमेंट करके ज़रूर बताना। साथ साथ वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आप उम्मीद करते हो कि इन्फ्लेशन जल्दी से या फिर कुछ देर में तो कूल डाउन हो जाए। और ऑफ कोर्स कंसिडर करना हमारे डिस्कॉर्ड कम्युनिटी को ज्वाइन करने के लिए, ताकि फ्यूचर वीडियोज़ के आइडिया दे सको, और चैनल को भी सब्सक्राइब करने का कंसिडर कर लेना ताकि इसी तरह के क्वेश्चंस लॉजिकली आंसर देख सको। मैं था चिरंजीव, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।